मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं बनवारीलाल सेवदा भूगोल व्याख्याता जो आज बोर्ड एग्जाम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2020 उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने के ऊपर एक बात यह है कि किसी विद्वान का नाम हो सकता है, परिभाषा दे सकता है और यह कह सकता है कि किसके अनुसार दी गई है, ये भूगोलवेत्ता कहाँ का है, जिसमें एक सिंपल परिभाषा पढ़ते हैं बिना किसी विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले मानव भूगोल, जिसमें है कि मानवीय घटनाओं तथा मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन मानवीय घटना के बारे में अगर पढ़े कि मानवीय घटना क्या होती है, जैसे मनुष्य के साथ होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय है, विनिर्माण है, उद्योग है, तो मनुष्य क्या करता है, अपनी क्रिया करता है। क्रिया करने का मतलब क्या है कि वह अपने कार्य करता है। उन सभी कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, मानवीय घटनाओं में, तथा उस मानवीय घटनाओं से जितने वो तथ्य होते हैं उन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मानवीय घटना, जैसे अपने लेसन नंबर अपना 7 है, जैसे आपने 7वें लेसन में आता है प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें कृषि है, जिसमें उद्योग है। जैसे दूसरा है 8वां लेसन आता है आपका विनिर्माण का, परिवहन है, संचार है। ये सभी मानवीय घटनाओं के अंतर्गत आते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। आगे वाली बात आती है कि रेड जेल के अनुसार। अगर आपको आगे वाला प्रश्न आपको पूछे कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यहाँ रेड जेल के ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रेड जेल कहाँ का विद्वान है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि रेड जेल ने अपनी पुस्तक का क्या नाम है। और चौथा प्रश्न बनता है कि रेड जेल ने अपनी पुस्तक में किस बात पर जोर दिया गया है। तो ये जो भूगोलवेत्ता है, जर्मन का भूगोलवेत्ता है रेड जेल, यानी रेड जेल कहाँ का भूगोलवेत्ता है, जर्मन का भूगोलवेत्ता है, जो समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समाज है, जैसे अपन है, मनुष्य है, वह कहाँ रहता है, समाज में रहता है। समाज कहाँ निवास करता है, धरातल के ऊपर निवास करता है। दोनों का बीच में, दोनों का जो अध्ययन किया जाएगा संश्लेषित, उसको क्या कहा जाएगा, मानव भूगोल। अर्थात रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या की गई है कि समाज है और समाज के साथ किसको जोड़ा गया, धरातल। दोनों के बीच में जो संश्लेषित, यानी दोनों का जो सामूहिक जो एक जगह करके अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल में किया जाता है। इसकी पुस्तक का नाम, रेड जेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। रेड जेल की पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है, जिसके अनुसार पार्थिव एकता पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है रेड जेल के अनुसार। पिछले साल अपने एक प्रश्न आया था कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, रेड जेल है। तो यहाँ पर एक अति लघुनात्मक या छोटे जो प्रश्न बनते हैं रेड जेल के ऊपर कि रेड जेल कहाँ का भूगोलवेत्ता है, जर्मन भूगोलवेत्ता है। रेड जेल के अनुसार लिखी गई पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसने अपनी पुस्तक में किस पर जोर दिया गया, पार्थिव एकता पर। और एक प्रश्न यहाँ ये बनता है, 2016 में प्रश्न आया है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। 2012 में प्रश्न आया है कि मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है, किस भूगोलवेत्ता के अनुसार है, तो इसका उत्तर होगा रेड जेल के अनुसार। आगे वाले विद्वान के अनुसार है कुमारी सेम्पल, जिसने कहाँ का भूगोलवेत्ता है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चंचल मानव, यानी कुमारी सेम्पल कह रहे हैं कि मनुष्य एक चंचल है। चंचल होने का मतलब, उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताऊं कि मनुष्य का मन यानी चंचल है। जैसे आपके सामने कोई 4 प्रकार की वस्तुएं रखता है, तो आपके मन में एक विचार आता है कि मैं ये लूं या ये वस्तु लूं या मैं ये वस्तु लूं। यदि आप क्या है, चंचल। और जब मनुष्य चंचल है तो उसके साथ अस्थायी पृथ्वी, यानी अपनी जो पृथ्वी है वह अस्थायी है। दोनों का जो पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं मानव भूगोल। जैसे इसके ऊपर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, चंचल मानव अस्थायी पृथ्वी। जैसे आप मॉर्निंग में अगर आप जगते हो उस समय आप क्या है, मनुष्य क्या है, चंचल। उस समय आपका व्यवहार अलग है। पृथ्वी क्या आपके अस्थायी, यानी जब सुबह है तो आपकी पृथ्वी अलग है, जब दोपहर शाम, यानी आपका क्या है, ये अस्थायी क्या है, पृथ्वी। दोनों का पारस्परिक जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मानव भूगोल। दोनों विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषा, आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, रेड जेल के अनुसार परिभाषा
एक्सप्लिसिट है। कुमारी सैंपल क्या कहती है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी यानी दोनों का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। ये मानव भूगोल की परिभाषा, यानी इस परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या नंबर 2, मानव भूगोल की प्रकृति बताइए। यानी दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल की प्रकृति बताइए। एक विद्वान का नाम आता है जीन ब्रुन्स। यहां पर आगे दूसरा प्रश्न बनता है कि जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति बताइए, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति बताइए। तो जीन ब्रुन्स की प्रकृति क्या है कि जीन ब्रुन्स के अनुसार क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्रियों का संबंध किससे है? कीमतों से। अगर अर्थशास्त्र का अगर अपना अध्ययन करते हैं तो उसमें किसका अध्ययन करते हैं? कीमत का। उसी प्रकार से अगर वनस्पति शास्त्र का अध्ययन अगर अपन करते हैं तो उसमें किसका करते हैं? पौधों का। उसी प्रकार से अगर मानवचार का, अगर मनुष्य का अगर अध्ययन करते हैं मानवचार का, तो मानव की जाति का और मानव का इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसमें अध्ययन किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाए, आपका पाठ नंबर 2 पाठ नंबर 25 इसके अंतर्गत आपकी जाति और प्रजातियों का इसके अंतर्गत क्या किया गया? अध्ययन किया गया है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? यानी जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप जिस प्रकार का अध्ययन करोगे वही की क्या हो जाएगी? प्रकृति। जैसे जीन ब्रुन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र का अगर आप अध्ययन करते हैं तो कीमत, उसी प्रकार से अगर वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो किससे हो जाएगा? पौधों का। और मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो किससे हो जाएगा? मानव की जाति और मानव मनुष्य का अध्ययन। आगे वाला क्वेश्चन है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? या विषय क्षेत्र बताइए। यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? तो मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या। अगर अपन मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, अगर मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव भूगोल में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगे तो वहां की अलग अलग प्रकार की जनसंख्या मिलेगी और वहां पर प्राकृतिक संसाधन, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यानी कहीं पर जल ज्यादा है, कहीं पर जल कम है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या क्या कम, तो वही इसके अंतर्गत मानव भूगोल का क्या है? विषय क्षेत्र। तथा प्रादेशिक संगठन अन्य प्रदेश से संबंध व कालिक अनुक्रम, यानी इसके अंतर्गत मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या है कि मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेश यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रदेशों में वहां के जनसंख्या, उनका संबंध, कालिक अनुक्रम, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। यहाँ अगर एक प्रश्न वर्ड आता है कालिक अनुक्रम, यहाँ पर एक नया प्रश्न दोबारा बनता है कि कालिक अनुक्रम क्या है? आगे वाला प्रश्न है कालिक अनुक्रम क्या है? तो मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यानी कालिक का मतलब है काल समय, अनुक्रम का मतलब है चलना, यानी मानव का समाज है उसके भौगोलिक संबंध क्या नहीं है? स्थिर नहीं, यानी स्थायी नहीं है। ये सभी क्रियात्मक है, यानी क्रिया करते हैं। अर्थात इसका अपन दूसरा अर्थ कर सकते हैं, क्रियात्मक का अर्थ आता है यानी कि ये गत्यात्मक है, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है? ये लोचक पूर्ण है। परीक्षा में आपको प्रश्न पूछ ले कि मानव भूगोल में गत्यात्मक और लोचकपूर्ण का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में कालिक अनुक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कालिक अनुक्रम क्या है? कालिक अनुक्रम का मतलब है कि मानव है वह समाज और उसके भौगोलिक संबंध क्या नहीं है? स्थिर नहीं, यानी स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं है तो वह क्या हो गया है? क्रियात्मक, और क्रियात्मक होते ही गत्यात्मक और क्या है? लोचक। आगे वाला क्वेश्चन है पांचवा, मानव भूगोल के विकास काल को कितने भागों में बांटा गया? यानी मनुष्य का किन किन कालों के अंतर्गत विकास हुआ है? तो 3 कालों के अंतर्गत हुआ है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब क्या है कि मनुष्य को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, यानी वह प्रकृति को पूजता था, वह सोचता था कि जो मुझे मिल रहा है वह मुझे प्रकृति उपहार दे रही है। दूसरा मध्यकाल, इस काल के अंतर्गत थोड़ी सी यानी कि खोज, थोड़ा सा यानी कि अन्वेषण, थोड़ा सा खोज, यानी मनुष्य थोड़ा सा यानी कि इस काल से यानी प्राचीन काल से थोड़ा सा बाहर उभरा। आधुनिक काल के अंतर्गत क्या हुआ कि इस काल को तकनीकी काल, इस काल को तकनीकी का काल या आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल का नाम आते ही आपको यहाँ छोटी सी दोबारा बता देता हूँ, आधुनिक काल का जो समर्थक है वह रेडजेल है। आधुनिक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक है वह रेडजेल को माना गया। वह 3 काल,
यानी मानव भूगोल के कालों को कितने कालों में बांटा गया? 3 में, प्राचीन में, मध्य में और तीसरा आधुनिक काल में। आगे बात छठवां क्वेश्चन है एस्किमो। यहाँ आपका पहला लेसन समाप्त हो गया है, आपका पहला लेसन यहाँ समाप्त हो गया है। इस लेसन से आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यूनिट आपकी दूसरा, पहला लेसन और दूसरा लेसन दोनों मिलकर ये बनाए गए हैं, दोनों यूनिट आपकी 4 नंबर की है। इस लेसन से आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब दूसरा लेसन यहां से शुरू हो रहा है। एस्किमो जनजाति का अर्थ क्या है? यानी एस्किमो जनजाति यानी एक जनजाति है, दूसरे लेसन के अंतर्गत एस्किमो जनजाति। इसका अर्थ क्या है? एस्किमो जनजाति का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, यानी ये एक ऐसी जनजाति है जो कच्चा मांस खाती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे आपसे कि कौन सी जनजाति है जो कच्चा मांस खाने वाली है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्किमो जनजाति। आगे वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यानी मंगोल जो प्रजाति है वह एस्किमो जनजाति के यानी कि गुण यानी शारीरिक, सामाजिक और वातावरण जितने भी होते हैं उस सब के यानी किस प्रजाति से संबंधित है। आगे वाला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। यानी एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? परीक्षा में आपको ये अपने 2 नंबर का विश्व का मानचित्र आता है, उसमें देखिए कि विश्व के दिए गए मानचित्र में एस्किमो जनजाति को दर्शाइए। जैसे ही आपको नाम आता है कि एस्किमो जनजाति को दर्शाइए तो कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया ये आपको मानचित्र में बनने हैं। अब निवास कहाँ करती है? एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। ये टुंड्रा प्रदेश आपका ये बर्फीला क्षेत्र है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में निवास करता है। ये इस जनजाति को याकूत चेकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है कि एस्किमो जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याकूत, चेकची और तुंग इन 3 नामों से एस्किमो जनजाति को जाना जाता है, जो निम्न तापमान तथा बर्फीली आंधियों के अंतर्गत क्या करती है? निवास करती है। एस्किमो जनजाति के बारे में एक बार छोटी सी बात बता रहा हूं। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति है, इस जनजाति के जो अन्य नाम है याकूत है, चकची है, तुंग आदि के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति निम्न तापमान यानी तापमान बिल्कुल कम और बर्फीली आंधियों के अंतर्गत क्या करती है? निवास करती है। 9वां क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति की आखेट प्रक्रिया को समझें। आखेट प्रक्रिया का मतलब है कि एस्किमो जनजाति जो शिकार करती है, आखेट का मतलब है शिकार करना। एस्किमो जनजाति जो आखेट करने की जो प्रक्रिया यानी कितने चरणों में किस प्रकार से यानी ये शिकार करती है, तो ये 2 प्रकार से है एस्किमो जनजाति। एक है शीतकालीन आखेट और दूसरा है बसंतकालीन आखेट। अब देखते हैं शीतकालीन आखेट को। हाँ, आगे वाला पॉइंट है शीतकालीन आखेट। यानी शीतकालीन आखेट क्या है कि जब सील मछली होती है, ये मछली क्या करती है? जब श्वास लेने के लिए जब बाहर आती है, कहाँ आती है? जब श्वास लेने के लिए जब बाहर आती है तब एक छड़ रखी होती है। क्या रखी होती है? छड़ रखी होती है। इस छड़ पर जैसे ही ये मछली आती है, ये मछली आते ही ये चिड़ हिल जाती है। हिलते ही इसका क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। जब शिकार किया जाता है तो सीधी को कहते हैं माउपाक। क्या कहते हैं? माउपाक। और माउपाक का होता है प्रतीक्षा करना, यानी कि इंतजार करना। इंतजार करने का क्या होता है कि जब ये मछली जब तक ये इंतजार किया जाता है कि जब ये मछली बाहर आती है श्वास लेने के लिए, तब इसको क्या कहते हैं? भाला होता है जिसका नाम होता है हार्पून। इस हार्पून के द्वारा इस मछली का क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। इसी में शीतकालीन आखेट में दूसरी विधि का नाम है एतुर पाक। एतुर पाक का क्या होती है कि इसमें 2 छिद्र बने होते हैं। एक छिद्र में दाना डाला जाता है, एक छिद्र में क्या डाला जाता है? दाना डाला जाता है। दूसरे छिद्र के अंतर्गत व्यक्ति को क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है। जब ये मछली यहाँ आती है तो उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है हार्पून के द्वारा। यानी इस शीतकालीन आखेट है, इसमें 2 विधि हैं। पहली विधि का नाम है माउपाक और दूसरी विधि है एतुर पाक। माउपाक का होता है प्रतीक्षा करना अर्थात इंतजार करना,
दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक। यानी इतुरपाक का मतलब है इसमें दो छिद्र बने हुए होते हैं। माउपाक के अंतर्गत क्या होता है, एक हड्डी रखी हुई होती है, उस हड्डी के ऊपर क्या करती है, छड़ है, उस छड़ के ऊपर जैसे ही मछली बाहर आती है सांस लेने के लिए, सांस लेती है, हिल जाती है, और हिलते ही इसका क्या, हार्पून के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। दूसरा क्या है, बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट क्या होता है कि जब मार्च के महीने में, यानी मार्च के महीने में जब मछली धूप सेकने के लिए जब बाहर आती है, तब इसका क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। ये विधि है बसंतकालीन आखेट। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट में क्या अंतर है, तो शीतकालीन आखेट के अंतर्गत क्या होता है कि मछली शीतकाल के समय यानी कि बर्फ वाले क्षेत्र में सांस लेने के लिए बाहर आती है। इसमें दो विधि काम में जाती है, माउपाक और इतुरपाक। बसंतकालीन आखेट के अंतर्गत क्या होती है, मार्च का महीना होता है, मछली बाहर आती है धूप सेकने के लिए, तब इसका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। आगे वाला प्रश्न है, तीमियाक और अनुहार किसे कहते हैं। तीमियाक, तीमियाक का मतलब है एस्किमो जनजाति होती है, जर्सी नुमा बाहेदार जो वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं, तीमियाक। यानी तीमियाक का मतलब होता है एस्किमो जनजाति जो जर्सी नुमा यानी बाहेदार जो वस्त्र पहनती है उसे कहा जाता है तीमियाक। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अनुहार। दोनों परीक्षा में दोनों में अंतर पूछे, तीमियाक क्या है, अनुहार क्या है। तीमियाक का मतलब होता है कि एस्किमो जनजाति होती है, जर्सी नुमा यानी बाहेदार जो वस्त्र पहनती है उसे क्या कहा जाता है, तीमियाक। अनुहार का मतलब होता है कि तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, अनुहार। आगे वाला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के यंत्र और उपकरण। यंत्र और उपकरण का मतलब क्या है कि जब मछली का शिकार किया जाता है तो शिकार में कौन कौन से यानी कि यंत्र और उपकरण काम में। सबसे पहले आता है कयाक। ये यानी क्या होती है, नाव होती है, सील मछली से बनी हुई, यानी कि जो आपकी सील मछली होती है, सील मछली से बनी हुई नाव को कयाक कहते हैं। ओमियाक यानी कि सेल एक मछली होती है, इस हेल मछली से बने हुए यानी नाव को क्या कहते हैं, ओमियाक। हार्पून यानी सेल मछली का यानी कि जो शिकार किया जाता है, भाले को कहते हैं हार्पून। जब सेल मछली का यानी जो शिकार किया जाता है हार्पून के द्वारा। स्लेज ये बर्फ में चलने वाली यानी कि क्या होती है, गाड़ी होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, सेल मछली के कोई दो उपयोग बताइए। ये प्रश्न 2019 में प्रश्न आया हुआ है कि सेल मछली के कोई दो उपयोग बताइए। तो सेल मछली के कोई दो उपयोग है, ईंधन। ईंधन का मतलब है सेल मछली का जो ऊपर का जो होता है कवर जिसको अपन बोलते हैं चमड़ा, उसको जलाने के लिए। दूसरा होता है तंबू, यानी जो ये जनजाति जो रहती है उस रहने के लिए इसको आवास जो बनाया जाता है उसको कहते हैं तंबू। आगे वाला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति में आखेट व भोजन को समझाइए। यानी दूसरी जनजाति है बुशमैन जनजाति, तो बुशमैन जनजाति में क्या है, आखेट व भोजन। यानी आखेट किस प्रकार से किया जाता है और बुशमैन जनजाति का भोजन किस तरह से है। तो आखेट के अंतर्गत है कि यह जनजाति यानी कि तीर चलाने में बहुत माहिर होती है। कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति तीर चलाने में बहुत माहिर होती है। और तीर चलाकर या फंदा यानी किसी जानवर के यानी कि फेंक फंदा या गड्ढे यानी पशु को पीछे से यानी भगाकर उस खड्डू के अंतर्गत गिराकर उसका क्या किया जाता है, शिकार। बुशमैन जनजाति का जो शिकार है तीर कमान, फंदा और गड्ढा खोदकर। आगे वाला भोजन, बुशमैन एक जनजाति ऐसी है जो आधी भेड़ को एक बार में खा जाती है। यानी ये जनजाति ऐसी है जो आधी भेड़ को एक बार में खा जाती है और खाने के बाद में इसको कीड़े मकोड़े दीमक ये यानी कि क्या करते हैं, इसका मुख्य भोजन है। यानी बुशमैन आपकी जो जनजाति है उसमें आकेट में आपको बताया तीर कमान, फंदा, गड्ढा खोदकर और भोजन यानी कि इसमें आधी भेड़ को एक बार में, उसके बाद में यानी कीड़े मकोड़े दीमक ये यानी कि इसका मुख्य रूप से क्या है, भोजन। आगे वाला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति के वस्त्र बताइए। यानी बुशमैन जो आपकी जनजाति है उसके वस्त्र कौन से हैं। तो बुशमैन जनजाति में पुरुष और महिला, जो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला है तिकोनी लंगोट, यानी कि जो टांगों के बीचों बीच यानी कि जो लंगोट पहनी जाती है, पुरुषों का मुख्य है तिकोनी लंगोट। और स्त्रियों के द्वारा जो पहने जाने वाला है उसको कहते हैं चोगा। और स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इसको, क्रॉस, यानी कि
बोस्नियन जनजाति में स्त्रियों के द्वारा जो पहने जाने वाला जो जोग है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, उसको क्रॉस कहा जाता है। हाँ, इसके आगे वाला जो टॉपिक है वह अपन अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत या समस्या जो समझ में नहीं आए तो नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसके अंतर्गत जरूर बताएं।